Jai Hind everyone, welcome back to Awakening Classes. So supervisor specialization portion we are discussing. यूनिट थर्ड हम कर रहे थे. अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करा, देन चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन राइट्स के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया है. आज आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, दैट इज सोशल इवल्स. ठीक है, सामाजिक बुराइयां, मतलब जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन. इनके रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज. चाइल्ड अब्यूज मतलब जो बच्चों के साथ गलत किया जाता है, जैसे उनको गालियां दी जाती हैं, उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, मारना, ये सारी चीज़ें चाइल्ड अब्यूज में आ जाती है. देखो, बार बार एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करूंगा चाइल्ड अब्यूज़ बार बार, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो डिलीट हो सकती है अगर मैं ऐसे चाइल्ड रिलेटेड कुछ अब्यूजिव या पोर्नोग्राफी काइंड ऑफ डिस्कशन करूंगा. ठीक है, तो बार बार मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करने वाला. उसके बाद जैसे चाइल्ड लेबर आ गया, बच्चों को जो है लेबर करवाई जाती है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन चाइल्ड लेबर एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसको भी देखेंगे. फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड. देखो, फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको मार दिया जाता है. ठीक है, कैसे मार दिया? या तो उसको घर में ही मार दिया जाता है, दैट इज नोन एज फीमेल फिटिसाइड, जब वो वोम में होती है मदर के, या उसको बर्थ के बाद मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड. इसके बारे में पढ़ेंगे, और ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमने पढ़ना क्या है? देखो, बेसिकली ये चाइल्ड राइट्स रिलेटेड चीजें ही हैं. ठीक है, तो चाइल्ड राइट्स रिलेटेड चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई हैं. तो जो चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करवाई हुई हैं, जैसे एमटीपी एक्ट, बार बार नहीं बताऊंगा उन चीज़ों को, जो वुमेन रिलेटेड चीज़ें या चाइल्ड रिलेटेड चीज़ें, वो बार बार मैं आपको वापस नहीं बताने वाला. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल राइट्स में वुमेन के राइट हो गए, चाइल्ड के राइट हो गए, ओल्ड एज रिलेटेड राइट्स हो गए, ये सारे आपने कवर करने. आर्टिकल 23, 24 ये तो अच्छे से देख के जाना. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 24 मैंने आपको पढ़ाया था, और 23 मैंने होमवर्क दिया था, और बहुत से बच्चों ने कमेंट भी करा था. ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड एक्ट है, कि मतलब जो बेचा जाता है कमर्शियली, उनको रोकने के लिए है आर्टिकल 23. तो आर्टिकल 24 क्या था? आर्टिकल 24 था कि एम्प्लॉयमेंट जो है चिल्ड्रन की, 14 ईयर से कम एज वाले चिल्ड्रन को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते किसी फैक्ट्री, माइन या किसी हजार्डस कंपनीज में. ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है. ठीक है, आप क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच लेजिस्लेशन इन इंडिया, इंडिया में कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है जो एड्रेस करता है इशू ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. तो कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है इंडिया का जो प्रोटेक्शन और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को प्रमोट करता है, ये हमें बताना है. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, चाइल्ड राइट एक्ट, राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, या नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ना, ये है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का. ये फोर्स में कब आया था? ये बार बार रिवाइज कर लो, एग्जाम में पूछी जाएंगी चीजें. फोर्स में आया था 2016 में. ठीक है, वो बच्चे जो लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके लिए हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो लाया था. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसमें क्या किया जाता है? प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन को प्रमोट किया जाता है. इसमें मैंने एक और चीज़ आपको पढ़ाई थी कि 16 से 18 साल का बच्चा, अगर ऐसे तो जुवेनाइल मतलब 18 साल से कम होता है, बट 16 से 18 साल का बच्चा अगर किसी हीनियस क्राइम में पाया जाता है, उसको हम एडल्ट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना, अमेंडमेंट में इसमें बोला गया था. सेकंड, मैंने आपको यहाँ पर एक कारा पढ़ाया था. कारा क्या था? कारा एक सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी ना, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी थी. मतलब कैसे एडॉप्शन के रिलेटेड क्या रूल्स होंगे. तो वो जो कारा बनी थी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी. वो किस एक्ट के थ्रू बनी थी? वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू बनी थी. देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको होम असाइनमेंट दी थी. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के थ्रू बनती है, तो सब बच्चे ना यही कराते, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एक्ट. बट ऐसा नहीं है, जे एक्ट है. इसीलिए आपको मैंने होम असाइनमेंट देता हूं, और वो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ताकि बाकियों को भी हेल्प मिले. एक दूसरे की सपोर्ट करके चलोगे ना, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे लाइफ में. और अगर सिर्फ खुद फर्स्ट आने की सोचोगे ना, तो वो फर्स्ट आने में खुशी नहीं मिलेगी कभी. तो अगर इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, तो डू सपोर्ट अदर ऑल्सो. मतलब दूसरों की भी हेल्प किया करो किसी भी तरह से. जैसे कई बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, वो नोट शेयरिंग में बिलीव नहीं करते. भाई, नोट शेयर करने में क्या जाता है? ठीक है, अगर आपने मेहनत करी, आपने नोट्स बनाए, तो आपके दिमाग में फिक्स है, तो वो तो चलेंगे ना. इसलिए इतना नहीं सोचना होता है. एक दूसरे की हेल्प करा करो, कमेंट सेक्शन में जरूर सभी कमेंट करा करो, इससे चीजें दिमाग में फिक्स हो जाती हैं. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया. चाइल्ड ट्रैफिकिंग, हमें इसमें से बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. तो करेक्टली मैच हमें बताना है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, के लिए बच्चों को इलीगली ट्रांसपोर्ट करना. वो किसी भी तरह की एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है,
कई बार उनके बॉडी पार्ट्स जो है निकाल लिए जाते हैं या सेक्सुअली के लिए, तो किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन या फैक्टर्स माइंड्स पे लगाने के लिए दैट इज नोन एज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क दैट डिप्राइव देम ऑफ देयर चाइल्डहुड। तो चाइल्ड लेबर की, इसको चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन देखो ध्यान से, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करना किसी भी काम में जो डिप्राइव करे उनके चाइल्डहुड से, ठीक है, मतलब उनको अपना चाइल्डहुड जीने ना दे, तो इसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है? तो दोनों ही करेक्टली मैच स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट है, तो दोनों ही करेक्टली मैच है। यहां पर मैं आपको ना एक चीज समझा, कोई डेटा बता देता हूं, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। एक नेशनल क्राइम, एनसीआरबी पता है ना, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो है क्राइम रिलेटेड चीज़ों के साथ डील करता है। इसने 2022 में एक रिपोर्ट निकाली, उसमें इसने बताया कि नियर अबाउट 982 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। कितने केसेस हैं? 982 केसेस रजिस्टर हुए हैं चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है 1986 का बताऊंगा। तो कितने केसेस रजिस्टर हुए? 982 केसेस। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कहां पर देखेंगे जो चाइल्ड लेबर के रिलेटेड थे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग? तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कौन सी स्टेट में देखेंगे? तेलंगाना। तो ये याद रखना, कौन सी स्टेट में देखेंगे? तेलंगाना में चाइल्ड लेबर रिलेटेड मैक्सिमम केस देखे गए। तो ये आप एक फैक्ट याद रखना, ये रिसेंट डेटा है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का। 2022 में नियर अबाउट 982 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कहां पर देखेंगे? तेलंगाना में देखे। एक और याद कर लो, 2022 में एक और रिपोर्ट निकाली है यूनिसेफ ने, कल आपको बताया था, चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यूनिसेफ और किसने? आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर भी एक रिपोर्ट निकाली थी 2022 में। इसमें बोला गया था कि कोविड की वजह से जो चाइल्ड लेबर केसेस है वो राइज हुए थे, ठीक है, नियर अबाउट 8.9 मिलियन पहुंच गए थे। 8.9 मिलियन, 8 मिलियन मतलब 80 लाख, तो 8.9 मिलियन जो है वो केसेस जो है वो राइज हो गए थे बाय द एंड ऑफ 2022। तो कोविड का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के मुताबिक नियर अबाउट 10 मिलियन चाइल्ड लेबर थे इंडिया में। तो इतना डेटा आपने नहीं याद रखना, बट जो एनसीआरबी वाला मैंने आपको बताया वो देख लेना, और ये याद रखना तेलंगाना ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, देखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर चाइल्ड लेबर इन इंडिया? इंडिया में चाइल्ड लेबर होने के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, लैक ऑफ बुक्स एंड टॉयज, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज। देखो यार, ये दो तो ऐसे ही मारा हुआ है। लैक्स ऑफ बुक्स एंड टॉयज, बुक्स टॉयज ना होने से चाइल्ड लेबर का कोई लेना देना नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज ना होने से भी चाइल्ड लेबर का कोई लेना देना। बट पॉवर्टी एंड इलिटरेसी की वजह से ना, अगर गरीबी है तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर करवा देते हैं, और अगर कोई लेके जा रहे हैं तो उसको रोकेंगे भी नहीं। और अगर इलिटरेसी है, बच्चों को नॉलेज नहीं है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, तब भी होगा। तो बेसिकली पॉवर्टी एंड इलिटरेसी बहुत कॉमन रीजन है चाइल्ड लेबर होने का इंडिया में। तो ये पॉइंट आपने याद है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर पेपर में आता तो ये मेरे बिना पढ़ाई भी आप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, तो 1986 का जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके मुताबिक चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स विल नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क। तो कितनी एज से कम चिल्ड्रन को आप काम नहीं करवा सकते अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। यहां पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, देखो अगर हम 1986 की बात करें ना, तो यहां पर आना चाहिए चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स विल नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, ठीक है, हैजार्डस ऑक्यूपेशन। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको अभी ये क्लियर कर दूंगा बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, तो मैंने क्यों चेंज करवाया क्वेश्चन को अभी क्लियर कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के मुताबिक कौन सी उम्र के कम चिल्ड्रन को आप वर्क नहीं करवा सकते किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन। हैजार्डस ऑक्यूपेशन वो होती है जहां पर काम करके किसी की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है। 14 साल, 8 साल, 11 साल या 12 साल। तो जो चाइल्ड लेबर एक्ट था 1986 उसके अकॉर्डिंग था कि 14 साल से कम बच्चे को आप किसी भी हैजार्डस फैक्ट्रीज या ऑक्यूपेशंस में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। इसमें बहुत बार अमेंडमेंट हुई चाइल्ड लेबर एक्ट में, जो 2016 की अमेंडमेंट है उसके बाद भी अमेंडमेंट हुई, बट 2016 की अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। देखो 2000 यहां पर बोला गया था कि 1986 में बोला गया था कि 14 साल से जो कम बच्चा है उसको किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं डाल सकते जहां पे जान में खतरा। हैजार्डस छोड़ के बाकी में करवा सकते थे काम, यहां पर नहीं ऐसा बोला गया था। पर 2016 के अमेंडमेंट में बोला गया कि 14 साल से कम वाला जो बच्चा है ना उसको आप किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं करवा सकते, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। हैजार्डस को तो छोड़ो, किसी भी फैक्ट्री में 14 साल से बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद बोला गया, उसके बाद एक और कैटेगरी बनाएगी एडोलसेंट वाली, 14 से 18। उन्होंने बोला गया कि 14 से 18 साल के बच्चे को आप काम करवा सकते हो, बट हैजार्डस ऑक्यूपेशन में इसको काम नहीं करवा सकते, ठीक है। क्लियर हो गया। 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट के मुताबिक था कि 14 साल से कम वाले बच्चे को आप किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करवा सकते।
बट 2016 के अमेंडमेंट में बोला गया, 2016 के अमेंडमेंट में बोला गया कि 14 साल से कम वाले बच्चे को आप किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और 14 से 18 साल के बच्चे को आप हजार्डस में काम नहीं करवा सकते, किसी और पे काम करवा सकते हो, छोटा मोटा काम कर सकता है बट हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो चाइल्ड लेबर एक्ट है। चाइल्ड लेबर एक्ट में अगर आप बच्चे को लेबर एज अ करवाते हो, इवन फैमिली मेंबर्स करवाते हैं, पेरेंट्स करवाते हैं, तो ये बेसिकली एक क्राइम है, ये कॉग्निजेबल क्राइम है, यहाँ पे बेल भी नहीं मिलती, ठीक है, नॉन बेलेबल क्राइम है, ये भी याद रखना, कॉग्निजेबल क्राइम है ये। और एक और एग्जाम में कई बार आपको पूछा जा सकता है, मैं आपको ना कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो चाइल्ड रिलेटेड है, वो होमवर्क दूंगा, आपने देखना है। जैसे एक पेंसिल प्रोग्राम है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले पेंसिल प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो पेंसिल प्रोग्राम चाइल्ड लेबर के रिलेटेड है। पेंसिल प्रोग्राम गवर्नमेंट का किसके रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर के रिलेटेड। इसकी फुल फॉर्म याद करो, लिख लो कहीं पे, इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। मतलब नो चाइल्ड लेबर को इफेक्टिव वाली इन्फोर्स करवाना जो है वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है, पेंसिल प्लेटफॉर्म। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है पेंसिल प्लेटफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बट ज़्यादा चांसेस ये पूछा जाए किसके रिलेटेड है, तो नो चाइल्ड लेबर के रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो इफेक्टिव इन्फोर्समेंट कराए नो चाइल्ड लेबर वाली पॉलिसी को, ठीक है। आई होप आपको चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 2016 की अमेंडमेंट समझ आ गई और पेंसिल प्रोग्राम के बारे में भी पता चल गया आपको, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली टारगेट्स द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय 2025। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी है जो टारगेट करता है इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय 2025 तक हमें चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। इसमें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जो इसमें टारगेट करता है, ठीक है, 2025 तक हमें चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। गोल 10, गोल 4, गोल 8.7 या गोल 5। तो कौन सा गोल है, गोल 8.7। तो ये स्पेसिफिकली गोल 8 में 8.7 डील करता है इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय 2025। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने कुछ गोल्स बनाए थे, 17 गोल्स हमने सिलेक्ट करे थे जिनको हम पूरा करेंगे। आपके अगर सिलेबस में मेंशन तो मैं पढ़ा दूंगा। 17 गोल्स हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन किए थे, 17 गोल्स हैं। इसमें 169 के अराउंड टारगेट्स हमने लिए थे और 304 जो है इंडिकेटर्स थे। हमने बोला था 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे, 2015 में लिए थे और 2030 तक हमने अचीव करना है। 2012 की जो रियो डी जेनेरियो समिट हुई थी ना, उसमें हमने ये चीज़ बोली थी, 2030 तक इसको हमें कंप्लीट। जैसे गोल 1 है हमें पॉवर्टी को खत्म करना है, गोल 2 है हंगर को खत्म करना है। तो बेसिकली इसी तरह 8.7 गोल जो है वो इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के साथ डील करता है बाय 2025। ये पॉइंट आपके सिलेबस के रिलेटेड है तो इसको हम साथ साथ कवर कर लिया। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओवरऑल सिलेबस में मेंशन है तो वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, एक बार मैंने पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। पहले तो देख लो क्या बताना है, इनकरेक्ट गलत कौन सा है इनमें से, मैच इनकरेक्ट कौन सा है। फीमेल फिटिसाइड इट रेफर्स टू द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न फीमेल इन्फेंट। जो बच्चे का जन्म हो गया, इन्फेंट होता है 1 साल से कम वाला बच्चा, जिसका जन्म हो गया, उसके बाद अगर उस बच्चे को मारा जाता है, फीमेल बच्चे को मारा जाता है तो उसको फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। ये तो स्टेटमेंट गलत है भाई। फिटिसाइड, फीटस का मतलब क्या होता है यार, फीटस आपने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में। फीटस क्या होता है, स्पर्म ओवा मिलते हैं तो फीटस बनता है ना, बाद में एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, ठीक है, इस तरह से चलता है फीमेल के यूटरस में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा फीटस है, बेसिकली फीटस वुमेन के वॉर्म में होता है, तो वुमेन के वॉर्म में होता है तो इसका तो बर्थ थोड़ी हुआ अभी। तो अगर फीमेल के फीटस को खत्म किया जाता है तो उसको हम फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। बट इन्फेंटिसाइड क्या होता है, बेसिकली इन्फेंटिसाइड होता है कि न्यू बॉर्न फीमेल बेबी को मार देना। आपने देखा होगा कि इवन ये चीज़ें अभी चलती नहीं है, बट इंडिया में भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान के एरियाज में अभी भी फीमेल फिटिसाइड इन्फेंटिसाइड के केसेस देखे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, ये दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इनको उल्टा कर दिया गया है। फीमेल फिटिसाइड की डेफिनेशन ये है, इट रेफर्स टू द अबॉर्टिंग ऑफ फीमेल फिटस इन द वॉर्म और बिफोर बर्थ बोथ नहीं बर्थ है, बर्थ से पहले अगर फीमेल को अगर मार दिया जाता है, फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है, फीटस को मार दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड। और अगर बर्थ के बाद ऐसा होता है दैट इज नोन एज फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इंडिया में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, लड़की के जन्म होने के बाद उसको मारा जा रहा है, तो उसका मेन कॉज क्या है, डोरी सिस्टम, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन, बोथ ए एंड बी, या गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। भाई गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम तो कभी हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट कब प्रमोट करती है फीमेल इन्फेंटिसाइड, गवर्नमेंट तो रोकती है फीमेल इन्फेंटिसाइड को। हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, मैंने भी आपको वुमेन रिलेटेड, फीमेल रिलेटेड पॉलिसी बनाई थी ताकि उनका शादी की टेंशन ना हो, क्योंकि डाउरी एक फैक्टर है
जिसकी वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया। उसके बाद चाहे एक पेरेंट है उसको प्रॉब्लम ना हो कि वो बेटी की मैरिज करवा सके, उसके लिए उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट करी, जैसे स्कीम्स थी, जम्मू कश्मीर की भी एक स्कीम थी। तो इस तरह से हमें चला। तो कौन सा मेन कॉज है फीमेल इन्फेंटिसाइड का? तो डोरी सिस्टम तो है। सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन, इसका बहुत बी एंड बी आ जाएगा। डोरी सिस्टम तो आपको पता है, दहेज प्रथा जब तक होगी तो पेरेंट्स जो गरीब होते हैं उनको लगता है हमें बेटी की शादी में दहेज देना पड़ेगा, तो वो एक रीजन है फीमेल इन्फेंटिसाइड का। और ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस किस तरह से है? ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल हमारी ऐसी कई बार सोच बन जाती है ना, तो हमारे मतलब रिलीजन्स में भी ऐसा कई बार होता है कि जो अगर सपोज करो पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आपके पेरेंट्स में किसी की डेथ हो जाती है, तो बोला जाता है कि बेटा ही फाइनल लास्ट राइड करेगा, क्रीमेशन करेगा, बेटा करेगा, बेटी नहीं कर सकती। तो ऐसे ट्रेडिशन में बेटे की इंपॉर्टेंस तो बढ़ गई। अगर बेटे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होगा। तो हमारे ट्रेडिशन भी कहीं ना कहीं फीमेल इन्फेंटिसाइड को बढ़ाने में इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखा। तो दोनों ही इसका बहुत ए एंड बी आज, और भी बहुत सारे ट्रेडिशंस के रीजन है, और इसके साथ साथ ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट रीजन है। ये पॉइंट आपने याद रखना। फीमेल इन्फेंटिसाइड को पूरा खत्म होना चाहिए, बट अभी भी फीमेल इन्फेंटिसाइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्कीम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू। बेसिकली एक स्कीम है ट्रैफिकिंग को रोकना, मतलब ट्रैफिकिंग मतलब जो बेचा जाता है। रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम ऑफ कमर्शियल सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, मतलब जो वुमेन है उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो है उनकी ट्रैफिकिंग को रोकना, उनको रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेट करना। फॉर एग्जांपल अगर विक्टिम था ट्रैफिकिंग का, उसको गवर्नमेंट ने, उसको पुलिस ने बचा लिया, उसको वापस री इंटीग्रेट करना सोसाइटी में, ये सारा काम जो है उसके लिए एक स्कीम है। उस स्कीम का हमें नाम बताना है। निर्भया स्कीम है, मुस्कान स्कीम है, विशाखा स्कीम है, या नन ऑफ द अबव। तो स्कीम क्या है? ट्रैफिकिंग को रोकना और रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन करना विक्टिम्स को। तो बेसिकली इस स्कीम का नाम है मुस्कान स्कीम। ठीक है, इसको ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल के नाम से इसको जानते हैं, इस स्कीम को। ठीक है, ये स्कीम सबसे पहली बात कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये स्कीम है। ठीक है, अब देखो ये स्कीम सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2014 में, स्टार्ट हुई थी यूपी के गाजियाबाद में। ठीक है, यूपी के गाजियाबाद में 2014 में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली हो क्या रहा था, बहुत सारे बच्चे जो है उनको किडनैप किया जा रहा था, ट्रैफिकिंग की जा रही थी, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये स्टार्ट की गई थी, और ये बहुत सक्सेसफुल रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद नियर अबाउट 2015 का एक डेटा है, 2015 में 20,000 बच्चों को ना, नियर अबाउट 20,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। 2014 में स्टार्ट हुई, 2015 में ये डेटा देखा गया था, 20,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। तो बेसिकली ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही थी, इसलिए इसको पैन इंडिया भी ले गए। तो मुस्कान स्कीम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग और रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन, जो ट्रैफिकिंग है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के, उनको रेस्क्यू करना, उनको रिहैबिलिटेट करना और उनको इंटीग्रेट करना वापस सोसाइटी में। तो इस सारा किसका है? ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पहली बार यूपी गाजियाबाद में। ठीक है, और ये जो साथ में ऑप्शंस डालें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइन मैंने आपको एक केस पढ़ाया था ना, बनवारी देवी वाला केस था, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आपने लेक्चर्स में देखना। तो ये विशाखा गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से ही जो हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट होती थी वर्क प्लेस, उसके रिलेटेड एक्ट आया था। तो विशाखा गाइडलाइन और सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस वाला एक्ट मैंने आपको पढ़ाया, वापस नहीं पढ़ाऊंगा। निर्भया, निर्भया फंड भी एक इंपॉर्टेंट है। निर्भया फंड एक निर्भया केस था। निर्भया केस का आप सबको पता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, 2012 का जो दिल्ली गैंग रेप केस था। ठीक है, इसमें एक वेब सीरीज भी है दिल्ली क्राइम्स, आपने देखा होगा, सबको पता है ये केस। उसमें उसके तहत भी एक निर्भया फंड बनाया गया था। निर्भया फंड कब बनाया गया था? 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था 2013। इसको मैनेज कौन करता है? अगर एग्जाम में पूछ ले मैनेज कौन करता है निर्भया फंड को, तो मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किसके लिए है? ये जो निर्भया फंड है किसके लिए है? इंप्रूव करने के लिए वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी। वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फंड बनाया गया, इसमें पैसा जो है डाला जाता है, और इसको कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। देखो आपका सोशियोलॉजी में यही कुछ तो है, चाइल्ड राइट, वुमेन राइट्स, तो उनके रिलेटेड जो भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, ये सारे आपने देख के जाने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के रिलेटेड फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, बाकी एग्जामिनर तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता पूरा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी यही होती है। ठीक है, बाकी जब हम आपको मॉक वगैरह देंगे, एमसीक्यू देंगे, तो जो भी डायमेंशन छूट भी होंगे उनको भी मैं टच करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एमटीपी एक्ट, यार ये पढ़ाया हुआ है, ये आपके लिए
चलो बता देता हूँ। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2021 का, इसने अपर गेस्टेशन लिमिट अबॉर्शन की बढ़ा दी। यार ये आपके लिए होमवर्क है, अभी कमेंट सेक्शन में बताना ये क्यों पढ़ाऊँ। एमटीपी एक्ट मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसकी अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ाई है 2021 की, इसका जो प्रीवियस एक्ट था उसको भी अच्छे से पढ़ाया था। तो बेसिकली पूछा तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है, एमटीपी एक्ट जो है, उसने अपर गेस्टेशन लिमिट जो है अबॉर्शन की बढ़ा दी थी 24 से 28 हफ्ते, 20 से 24 हफ्ते, 12 से 18 हफ्ते या 14 से 16 हफ्ते। तो कितने हफ्ते बढ़ाया था, तो ये देख लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर। अभी वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं ना वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो कारा वाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछता हूं, आपको बताना है नेक्स्ट। अब उसके बाद आपका एक और लास्ट टॉपिक है, बाकी तो हमने देख लिए ना ये सारे। अब एक लास्ट टॉपिक है ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और डेटा देख लेते हैं जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। उसके साथ में आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, कुछ आप घर जाके पढ़ लेना, बाकी हम एमसीक्यूज और मॉक्स में आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, कैफीन इज अ स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन, या कैफीन आप सबको पता है ये भी एक तरह का ड्रग है। तो कैफीन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, टी एंड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बोथ ए एंड बी, या वेजिटेबल। या वेजिटेबल्स में मैंने कैफीन सुना नहीं है, बट टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन तीनों में ही कैफीन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। टी एंड कॉफी में भी होता है और कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनडीपीएस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो एनडीपीएस एक्ट है is the main legislation in India to control and regulate operation related to narcotic drugs एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस। एनडीपीएस की फुल फॉर्म क्या है हमें बताने। देखो, एनडीपीएस एक एक्ट है जो मेनली डील करता है जो भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, और साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस। साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस होती है तो हमारी साइकोलॉजी में इंपैक्ट करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, मैरिजुआना, कैफीन, हीरोइन हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं इन सबको बोलते हैं साइकोट्रॉफिक ड्रग्स। अब इनके रिलेटेड एक एक्ट है, इनको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट। कब आया था, 1985 में। इस एक्ट में बेसिकली 4 बार अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। 1988 में अमेंडमेंट हुई थी, 2001 में अमेंडमेंट हुई है, 2014 में अमेंडमेंट हुई है, 2021 में भी अमेंडमेंट हुई है, तो बार बार अमेंडमेंट होती रहती है। तो एनडीपीएस एक्ट की फुल फॉर्म पूछा है, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट की फुल फॉर्म पूछा है ना, एनडीपीएस एक्ट में एनडीपीएस की फुल फॉर्म नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्स्टिट्यूट, ये नहीं है। न्यू ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो मैंने क्वेश्चन में ही डाल दिया था, नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, इनको रेगुलेट करना, इनको कंट्रोल करने का एक्ट है जिसको बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट। ये चीज आपने याद रखना। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये मना करता है कि आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, कल्टीवेट भी नहीं करेंगे, सेल, परचेज, स्टोर भी नहीं कर सकते नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस। उसके रिलेटेड एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, 4 बार अमेंड हो चुका है, 1988, 2001, 2014 एंड 2021। और इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, नशा मुक्त भारत अभियान इज रिलेटेड टू। नशा मुक्त भारत अभियान किसके लिए है, नशा मुक्त मतलब ड्रग अब्यूज को खत्म करने के लिए। चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, ड्रग अब्यूज या बॉन्डेड लेबर, तो किसके लिए है, ड्रग अब्यूज के लिए हमारा नशा मुक्त भारत अभियान। अब कब लॉन्च हुआ था, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 2020। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा। इसमें क्या है, ड्रग अब्यूज को रोकना है, जो ड्रग का अब्यूज हो रहा है उसको रोकना है। कुछ ड्रग्स हमारे लिए यूजफुल भी तो हैं, हम ड्रग कंज्यूम करते हैं ना जब अगर हम बीमार होते हैं, तो ये भी तो जो आप टेबलेट्स कंज्यूम कर रहे हो ये भी ड्रग्स है, बट एक होता है उसका सही यूज करना, एक होता है उसका गलत यूज। तो ड्रग अब्यूज को हमें रोकना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कट ऑफ करता है ये सप्लाई ड्रग्स की, और जो मतलब ऐसे ही बेच रहे हैं, इलीगली बेच रहे हैं, उसको रोकना। बैड ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को बताना, कैसे अवॉइड करना है, रिहैबिलिटेशन में लेके जाना लोगों, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को करना, मेडिटेशन देना, मेडिकेशन देना, ये सारी चीज़ें कौन देता है, नशा मुक्त भारत अभियान में ये सारी चीज़ें ही कवर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके सराउंडिंग में कोई करता है तो आप उसको बोल सकते हो कि कहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर में, उसकी फैमिलीज को बोल सकते हो। नेक्स्ट, ओपियम इज ड्राइव फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द व्हाइट पॉपी प्लांट। तो ओपियम कौन से पार्ट से निकाला जाता है, व्हाइट पॉपी प्लांट के। ओपियम मतलब व्हाइट पॉपी प्लांट से निकाला जाता है। पहले तो ये क्लियर हो गया कौन से पार्ट से निकाला जाता है, लीव्स, कैप्सूल्स, रूट्स या सीड्स। तो कहाँ से निकाला जाता है, कैप्सूल से। ये आपने देखना है घर जाके कि कैप्सूल क्या होता है, व्हाइट पॉपी प्लांट। ऐसे ही ना घर जाके ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आपने रोक के देख लो ये व्हाइट पॉपी प्लांट का बेसिकली कैप्सूल कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज ना मैं यहाँ पे ओपीएम के रिलेटेड बता दूं। देखो आपको पता है जो हमारा भारत है ना, भारत हमें बहुत खतरा है अफगानिस्तान वगैरह एरिया से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से। किस वे में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ध्यान से सुनो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों को पता है क्या बोला जाता है, इन तीनों को बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट। यहाँ पर ओपीएम की बहुत खेती होती है,
ठीक है। तो ड्रग्स वगैरह इंडिया में आने के चांसेस हाई हैं, तो इनको बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट। तो अगर आपको गोल्डन क्रिसेंट पूछा जाए, क्योंकि चांद शेप में तीनों कंट्रीज हैं, तो अगर गोल्डन क्रिसेंट बोला जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। उसके बाद अगर गोल्डन ट्राइंगल बोला जाए, गोल्डन ट्राइंगल ये सेकंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोडक्शन रीजन है, कौन सा? गोल्डन ट्राइंगल। तो गोल्डन ट्राइंगल पूछा जाए, इसमें कौन सी कंट्रीज आ जाती है? इसमें आ जाती है हमारे ईस्ट वाली तरफ में आ जाती है ना, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, और कौन सा हो गया? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों किस में आ जाती है? ये गोल्डन ट्रायंगल में। तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं ये पता होना चाहिए। गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ से बहुत ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस होता है। गोल्डन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इसको सेकंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोडक्शन रीजन बोलते हैं। इसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओपियम कहाँ से ड्राइव होता है? व्हाइट पॉपी प्लांट के कैप्सूल से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, नार्कोटिक ड्रग्स हैं जैसे भांग हो गया, गांजा हो गया, आर ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? तो कौन से प्लांट से निकलती हैं भांग और गांजा जो है? कौन से प्लांट होते हैं? हेम्प प्लांट, कॉफी प्लांट, टी प्लांट? कॉफी प्लांट से तो नहीं निकलती है, टी प्लांट से भी निकलती है, ऑल से भी नहीं है यार, तो इसका आंसर है हेम्प प्लांट। कौन से? हेम्प प्लांट से हमारा भांग और गांजा जो है बनता है, नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 15, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे। नेशनल हमारे देश का एंटी ड्रग के अगेंस्ट एडिक्शन डे जो है, ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट जो है डे बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर और 11 जनवरी। तो आपने ये नहीं सुना होगा, 2 अक्टूबर को बनाया जाता है एंटी ड्रग एडिक्शन डे, गांधी जयंती पे ना, तो 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसी तरह आपको एक और डे पूछा जा सकता है, ये तो हो गया नेशनल लेवल पे। एक होता है इंटरनेशनल डे, लिख लो कहीं पर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है और ड्रग अब्यूज़ होता है, उसके अगेंस्ट जो है इंटरनेशनल डे कब बनाया जाता है? तो 26 जून को। ये डेट भी याद रखना। इसको वर्ल्ड ड्रग्स डे भी कहते हैं, वर्ल्ड ड्रग्स डे भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो कब बनाया जाता है? वर्ल्ड ड्रग्स डे कहा जाता है 26 जून को। तो दोनों ही पूछ सकता है एग्जाम में, वर्ल्ड ड्रग्स डे पूछेगा तभी 26 जून, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने कवर करवा दिए, इसके आंसर डाल दिए, पीडीएफ टेलीग्राम के साथ शेयर हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उन करंट अफेयर्स को साथ साथ देखो। और करंट अफेयर्स का वीकली भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँ, मैं बोल रहा हूँ बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था कि सर रेगुलर कर दो, लेक्चर रेगुलर करो। देखो देयर आर 2 थिंग्स आपको भी समझनी चाहिए कि मेरे को भी इतना टाइम नहीं है, सच बोल रहा हूँ, जेन्युइनली आंसरिंग यू कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं एक काम भी करता हूँ, तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी लेक्चर टाइमली अपलोड करना, और फॉरेस्टर की भी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन भी क्लास आई है तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको बोला है आप इसको कवर करो, और एडिशनली जो मैंने बाकी सुपरवाइजर का पोर्शन पढ़ाया उसको साथ साथ कवर करो। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं बाकी निपटा दूंगा। और अभी आपकी कोई डेट भी नोटिफाई नहीं हुई है, तो आपको आराम से पढ़ना चाहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको करो, धीरे धीरे करो, प्रिपरेशन करो, साथ साथ पढ़ो, उतना पढ़ो जितना दिमाग में बैठ जाए। ऐसा नहीं है मैं एक ही दिन में सारा पढ़ा दूं, तो वो ना तो वो लेक्चर जो है अच्छा लाया जा पाएगा और ना ही आपको वो समझ आएगा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ जो बाकी पोर्शन है वो साथ साथ आप कवर करते चलो, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ। और नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपको ना अगर ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आए, डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। तो आपको करना चाहिए, अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेहनत की जा रही है, तो डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।